हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज साउंड का नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने पास क्या रहेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर मैं साउंड की रिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो ये शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि लाइट के रिफ्लेक्शन की, क्या बात करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये वर्ड आप पहले भी सुन चुके हैं कि लाइट के रिफ्लेक्शन की बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक प्लेन मिरर रहता है। जैसे मेरे पास एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे मैं लाइट को इंसिडेंट करता हूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। मिड में मेरे को एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है, यहाँ एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ आर फॉर्म होता है। कुछ ऐसा सॉरी, कुछ आपको ऐसा याद होगा कि हमने सिक्स क्लास के अंदर भी देखा था, कुछ पार्ट सेवंथ के अंदर भी देखा था आपने, कि जो लाइट के रिफ्लेक्शंस की बात कर रहे हैं, जब भी लाइट के रिफ्लेक्शन की बात आती है तो हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, कुछ वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से? इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, नॉर्मल, प्लेन सरफेस, या प्लेन सरफेस को हमने क्या कहा था? मिरर। ठीक है, ये क्या है मेरा? मिरर। क्लियर है? ये चीज विजिबल है? ओके, ठीक है। तो कुछ वैसे ही चीजें यहाँ पे भी दिखाई देंगी कि जैसे लाइट है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही होती है, साउंड भी कुछ वैसे ही ट्रेवल कर रहा होता है। बस जो लाइट है उसका जो मोशन रहता है, जो पार्टिकल्स का, वो कैसा रहता है? अप एंड डाउन। जबकि साउंड वेव का मोशन कैसा रहता है? लॉन्गिट्यूडनल। याद है, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में बात की थी कि जो लाइट की वेव है वो ट्रांसवर्स वेव होती है और साउंड की वेव लॉन्गिट्यूडनल। कुछ ऐसा था कि हमारी जो लाइट वेव्स है वो इस वे में ट्रेवल कर रही होती हैं, और जो साउंड वेव है कुछ ऐसा। ये क्या था हमारा? कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वैसा बेसिकली वो मोशन का टाइप था कि जैसे एटम्स है वो किस तरीके से वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो अगर साउंड की रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं तो जैसा मेरा लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, सेम एज ऑल टोटल प्रॉपर्टीज मेरी किसके मिलेंगी? साउंड की। कुछ डिफरेंस पॉइंट्स मिलेंगे, एक या दो। कौन सा? कि हमें कितनी वाइडर सरफेस चाहिए, कितनी शॉर्ट सरफेस चाहिए, तो उस बारे में एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का रिफ्लेक्शन। व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक ए सरफेस, जब भी कोई साउंड वेव है वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, दे रिटर्न बैक इनटू सेम मीडियम। अब ये डेफिनेशन आपने कहाँ देखी थी? ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है कि जब भी कोई वेव है वो किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है एंड बाउंस बैक होती है इन ए सेम मीडियम, जिसको क्या कहा था हमने? रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी हो सकता है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हो सकता है। देन दिस इज फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। उस फिनोमिना को, उस प्रोसेस को, वो जो कंप्लीट है, कैसा हुआ है, घटित हुआ है कोई घटना, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। ओके, the reflection of sound wave is similar to that light rays, obviously. The only difference is that sound waves being larger in length required bigger surface of reflection. मैंने कहा कुछ portions different हो सकते हैं। जैसे लार्जर इन लेंथ, मेरी जो साउंड वेव है, तो साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कंपेरेटिवली लोअर रहती है किससे? लाइट वेव से। तो इसलिए उनकी वेवलेंथ है वो थोड़ा लार्जर हो गई। सेकंड, बिगर सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। जो मेरी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे यहाँ पे मिरर था, तो अगर मैं मिरर को इरेज करके यहाँ पे छोटा सा पॉइंट फॉर्म कर देता हूँ, ऑलमोस्ट एक पॉइंट, सिंगल ऐसा, तो क्या मेरी लाइट वहां से, सिंगल बीम ऑफ लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। लेकिन क्या वहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो पाएगा? नहीं, साउंड वहां से डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो रिफ्लेक्ट होने के लिए उसको एक अमाउंट ऑफ सरफेस की नीड होगी, थोड़ा सा लार्जर अमाउंट में सरफेस की नीड होती है। ठीक है, देन अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस की बात करता हूं, यहां कुछ सिमिलरिटीज मिलेंगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा था? जैसा ये अभी आपने देखा है, मैं इसको बड़ा फॉर्म कर देता हूं यहाँ पे। ओके,
क्लियर है? यहां पे मेरा ये क्या है, इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड, और मिड में ऑलवेज क्या रहता है मेरा, नॉर्मल। नॉर्मल को कभी सोचा ऐसा, मोस्टली बुक्स में आपने क्या देखा, डॉटेड लाइन रहती है, या आपको क्लास में नोट्स बनवाए जाते हैं तब डॉटेड लाइन रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रियल नहीं है। जो नॉर्मल है वो क्या नहीं है, रियल नहीं है। जो मेरी नॉर्मल रे है या नॉर्मल एक लाइन है, उसको हम इमेजिनरी मानते हैं। कैसे? जैसे अर्थ की आपने एक्सिस देखी होगी, अर्थ रिवॉल्व हो रही है, वो अपने किस बेसिस पे रोटेट हो रही है? अपने एक्सिस के बेसिस पे। तो क्या जो एक्सिस है वो रियल लाइन है? नहीं। हमने माना है एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसके बिहाफ पे अर्थ रोटेशन मोशन फॉलो करती है। कौन सा मोशन? रोटेशन। क्लियर? रिवोल्यूशन सन के अराउंड रिवॉल्व करने को बोलते हैं, रोटेशन हमारी अपनी एक्सिस पे। तो एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है। सेम वैसा ही जो नॉर्मल है वो क्या है, इमेजिनरी लाइन है। और इसको फॉर्म क्यों किया गया? क्योंकि अगर इंसिडेंट ले रिफ्लेक्टेड रे, आपको सबको आइडिया कि एक ऐसा प्लेन मिरर लेते हैं, और अगर मैं यहां से लेजर लाइट से इंसिडेंट करता हूं, कल इस एक्सपेरिमेंट को एक बार करेंगे, कल यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे अपने पास, एक रिफ्लेक्टेड सरफेस और लेजर लाइट लेके आएंगे, ठीक है? तो अगर मैं जैसे बात करता हूँ कि मेरे पास एक प्लेन सरफेस है और मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ लाइट को, क्लियर? तो लाइट को जब इंसिडेंट करेंगे तो वहां क्या होगा, जब इंसिडेंट करेंगे वो किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं इंसिडेंट का एंगल चेंज करता हूं, अगर मैं इंसिडेंट का एंगल चेंज कर रहा हूं, तो क्या मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल चेंज होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा। तो उस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन की जरूरत थी, एक लाइन की नीड थी। तो जो नॉर्मल रहता है वो ऑलवेज, ये जो प्लेन है, यहाँ पे ये जो सिंबल्स बन रहे हैं इसको पोलिश बोलते हैं। जब भी एक प्लेन लाइन ड्रॉ होगी हम उसको कभी मिरर नहीं मान पाएंगे, ठीक है? लेकिन जैसा ही ये नीचे की साइड में लाइन ड्रॉ की, इसका मतलब क्या हुआ, ये पोलिश्ड सरफेस है। पोलिश्ड सरफेस, ये क्या है, मेरी पोलिश्ड सरफेस है। और यहां पे इसी पॉइंट की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, मेरा मिरर। तो जब भी मैं एक तरफ ऐसा मिरर की पॉलिश सरफेस के साथ में रिफ्लेक्ट कर रहा हूं इंसिडेंट लाइट को, तो वो रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक करती है सेम मीडियम में। तो उनके बीच में मेरे को रिलेशन डिफाइन करने के लिए एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करनी है। अबे 90 डिग्री एंगल किसके साथ फॉर्म कर रही है? तो ऑलवेज जो नॉर्मल रहेगी वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। किसके साथ? सरफेस के साथ। तो यहां पे मेरी जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है सरफेस के साथ। ओके, तो अगर मैं बात करता हूं कि क्या इस नॉर्मल ने मेरे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया? बिल्कुल किया है। रीजन? क्योंकि मेरा यहां पे जो एंगल फॉर्म होगा सेम, क्या ये एंगल दोनों सिमिलर नहीं होंगे? क्या ये दोनों एंगल सिमिलर नहीं होंगे? आपने मैथ के अंदर थ्योरम्स में देखेंगे, 9th क्लास के अंदर, सेम वैसा ही ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इस बेसिस पे मेरा फर्स्ट जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तैयार होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे आप मेंशन कर लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहोगे, एंगल आई, और यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू, तो यहां ये मेरे दोनों पोर्शंस या दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। अब मैं सेकंड लॉ की बात करता हूं, द इंसिडेंट वेव, द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल। यहां पे एक गौर करने वाली चीज क्या है कि मैंने इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंस पॉइंट की बात की है। किसकी बात की है? इंसिडेंस पॉइंट की। मैंने रिफ्लेक्टेड की बात नहीं की, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग इंसिडेंट पे बेसिस पे चेंज होगी, वो उसका रिलेशन है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि इन तीन पॉइंट्स की, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, ओके, यहां पे
इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव की जगह इंसिडेंस पॉइंट आएगा। आप रिफ्लेक्टेड वेव भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन इनिशिएट पे इंसिडेंट वेव, इंसिडेंस पॉइंट एंड नॉर्मल, ये मेरी इंसिडेंट रे है। इस पॉइंट को क्या कहूंगा मैं? इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, तो इंसिडेंस रे, इंसिडेंट पॉइंट एंड नॉर्मल ऑल लाइन ए सेम प्लेन, ये सब के सब क्या होंगे? सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। लाई करेंगे मतलब जैसे सेम प्लेन, आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे। सेम प्लेन का मतलब होता है जैसे हम जिस रूम के अंदर है, ठीक है, इस रूम की बात करते हैं, यहां पे हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स है। यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मेरी एक्स एक्सेस है, ये मेरी वाई एक्सेस है एंड ये मेरी जेड एक्सेस है। क्लियर? तो यहां पे मैं आपके लिए प्लेन्स फॉर्म करता हूं, ठीक है। कुछ ऐसा, तो ये मेरे पास एक फ्रंट प्लेन है, एक मेरे पास बैक प्लेन है, राइट, लेफ्ट, बॉटम एंड टॉप। मैं इनके नाम्स मेंशन करूं, 1 2 3 4 5 एंड बैक साइड 6, ये बैक साइड है। तो यहां पे आपने डिफरेंट प्लेन्स को एक बार देखा, हर एक प्लेन के पास दो एक्सेस है, तो ये 2D प्लेन्स हुआ। और अगर मैं इस कंबाइन की बात करता हूं, जैसे एक सिंगल प्लेन की बात करें तो वो क्या फॉर्म हो रहा है? स्क्वायर। लेकिन अगर मैं कंप्लीट की बात करता हूं तो एक क्यूब फॉर्म हो गया। रूबिक क्यूब जानते हैं, वैसा एक क्यूब फॉर्म हो गया। तो रूबिक क्यूब के जैसे एक सरफेस रहता है, हाँ ऑलमोस्ट आपको वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मिलेगी। तो इसने सेम प्लेन की बात की है कि जब भी मेरी साउंड रिफ्लेक्ट होगी वो सेम प्लेन पे होने चाहिए। तीनों पॉइंट्स कौन कौन से? इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट वेव एंड नॉर्मल, ऑल लाइन है सेम प्लेन। तो मैं उस 2D सरफेस की बात कर रहा हूं, उस प्लेन की बात कर रहा हूं जहां पे ये एक प्लेन, सिंगल प्लेन में तीनों लाई होते हैं। ठीक है, अभी इसी के बेसिस पे हमारे पास एक डायग्राम है, हमने ओवरराइट किया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं कि रिफ्लेक्टेड प्लेन की जगह क्या आएगा, क्योंकि ये आपके नोट्स हैं। इंसिडेंस, ये आपके नोट्स हैं, इनको एज इट इज डाउनलोड करूंगा। मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक पूरी की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे अपन अभी यहाँ पढ़ रहे हैं तो उसका एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट सेव करके अपन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब इसको देखिए, क्या ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा? अगर मैं इसको जस्ट रिवर्स कर दूं, 180 डिग्री फ्लिप कर देता हूं, तो ये डायग्राम में तो डिफरेंस है। ये मेरी इंसिडेंस वेव है, अगेन ये मेरी रिफ्लेक्टेड वेव है। यहां पे आप सिंबल्स देख रहे होंगे, ये मेरी इंसिडेंस वेव है, ये मेरी रिफ्लेक्टेड वेव है। यहां पे क्या है? ये मिड में नॉर्मल, जो कि ऑलवेज 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है किसी भी प्लेन से। ये मेरे क्या, ड्राइंग बोर्ड या कोई भी एक प्लेन। यहां पे इंसिडेंस एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। तो क्या ये डायग्राम ऑलमोस्ट सेम नहीं है? जस्ट उसको 180 डिग्री फ्लिप कीजिए। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर हमने देखा कि वो ऑलमोस्ट किससे रिलेट कर रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। क्लियर? ठीक है, अब सेकंड पॉइंट कि सर ये चीजें हमने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तो हमें आइडिया है, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमें कहां दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपको बहुत जगह दिखाई देता है। कैसे? जैसे अभी कल की बात करते हैं, कल मकर संक्रांति है, सब पतंगबाजी फुल ऑन, छत पे रहेंगे, पूरे दिन पतंगबाजी करेंगे। लेकिन वहीं पे मैं एक ऐसा सजेशन देना चाहूंगा कि जब भी आप पतंग उड़ा रहे हो तो वहां पे म्यूजिक सिस्टम जरूर लगाते हैं, तो म्यूजिक सिस्टम को ऑलवेज एक कॉर्नर के अंदर सेट कीजिए। रीजन, क्योंकि जब भी कॉर्नर में सेट करेंगे वहां पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कौन सा लॉ? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कैसे? एप्लीकेशंस के थ्रू देखते हैं। देखिए,
मेरे पास यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सबसे पहले मेगाफोन्स, जैसे ये मेगाफोन वर्क करता है वैसे ही आपका स्पीकर एक कॉर्नर के अंदर वर्क करेगा। देखते हैं, when we have to call someone at a far off distance, say approx 100 meter, we cup of our hands and call the person with maximum sounds we can produce. The hands prevent the sound energy from spreading in all directions. क्या मतलब हुआ इसका, कि जैसे जब भी मैं किसी को जोर से दूर से बुलाना हो, when we have to call someone at a far off distance, we cup our hands. we cup our hands का आइडिया क्या, कि जैसा मैं इस वे में साउंड क्रिएट कर रहा हूं, तो जब भी हम अपने हैंड्स को कप की तरह इस्तेमाल करेंगे, 1 मिनट। तो स्टूडेंट्स, हाँ, हमारी डोरबेल बज रही थी तो देखे, अभी वापस स्टार्ट करते हैं। तो अपन कहाँ थे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स पे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स की जब भी बात करें कि व्हेन वी हैव टू कॉल समवन, हो गए हम कहाँ थे, वी कप आवर हैंड्स, कि हमने हैंड्स को क्या किया था, एज अ कप की शेप में फॉर्म किया था। ये बाई नेचर है, हमें बचपन से पता है, जब हम छोटे छोटे थे तब भी अगर दूर चिल्लाना होता था तो कैसे करते थे, हेलो, कुछ ऐसा आवाज क्रिएट करते थे। क्लियर है, हमें उसका कंसेप्ट नहीं पता था, लेकिन अभी उस कंसेप्ट को देख रहे हैं कि वी कप आवर हैंड्स एंड कॉल द पर्सन्स विथ मैक्सिमम साउंड वी कैन प्रोड्यूस। जितनी तेज हम साउंड क्रिएट कर सकते हैं उतनी साउंड क्रिएट करेंगे, लेकिन ऐसा कप की फॉर्म में क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बोलते के साथ ही वो साउंड्स ऑल टोटल डायरेक्शंस में क्या होगी, स्प्रेड होगी। लेकिन जब हमने कुछ ऐसा फॉर्म किया तो वहां से वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जैसा अगर मैं ये हाथ फॉर्म कर रहा हूं तो मैं जो बोलूंगा यहाँ पे इंसिडेंट होगा, देन रिफ्लेक्ट होकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट होके फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सेम चीज कहां अप्लाई होगी, जैसे ये मेरा कॉर्नर है और यहां पे मैंने अपना एक स्पीकर फॉर्म किया, तो यहां से जो भी साउंड जाएगी वो फॉरवर्ड मूव करेगी। क्लियर है, तो इसीलिए कह रहा हूं सकरात पे पतंग उड़ाइए मकर संक्रांति पे, लेकिन स्पीकर्स को हमेशा कॉर्नर के अंदर रख दीजिए, हमेशा कॉर्नर के अंदर प्लेस करना है स्पीकर को। ठीक है, आपको साउंड इनहेंस फील होगी। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कार्डबोर्ड को कट करके उसके अंदर मोबाइल रख दीजिए, या एक आपके पास ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर मोबाइल रखो और म्यूजिक है उसको प्ले कर दो, वहां पे आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो अपने लाइफ में डेली बेसिस पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फिजिक्स यही है, कंसेप्ट पढ़िए और अपनी लाइफ से रिलेट करो उनको। ओके, तो द हैंड्स प्रिवेंट द साउंड एनर्जी फ्रॉम द स्पीकिंग ऑल डायरेक्शन, जो हमारी ऑल डायरेक्शंस में साउंड जा रही है उनको एक यूनि डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमने उनको हैंड्स को कप की तरफ फॉर्म किया। इसी के बेसिस पे हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा मेगाफोन है ये कुछ ऐसे ही वर्क करता है, ये भी कुछ ऐसे वर्क कर रहा है कि जितने भी यहां से वेव्स, वो सब की सब ऑल टोटल क्या होगी, इससे रिफ्लेक्ट होके फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर है, फर्स्ट एग्जांपल समझ आया मेगाफोन्स का। इन द सेम वे द पीपल्स यूज हॉर्न शेप्ड मेटल ट्यूब्स कॉमनली कॉल्ड मेगाफोन्स, कि ये सेम जो चीज है उसको हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बेसिस पे समझा, जो मेगाफोन्स है उनको। ओके, हमारे पास एक एग्जांपल और है, पहले इसको देखते हैं फिर इसको समझेंगे। इस एग्जांपल्स को आपने देखा होगा बहुत बार देखा होगा, लेकिन आपने समझा नहीं होगा। एक बार देखते हैं, साउंड बोर्ड, द साउंड वेव ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो साउंड वेव है वो ओबे पालन करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ऑन द सेम प्लेन एज वेल एज कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, order to spread sound evenly in big holes on auditoriums, the speakers is fixed at the principal focus। ये प्रिंसिपल फोकस क्या है, देखो, क्या इस ऑडिटोरियम को मैं कंप्लीट कर सकता हूं, कुछ ऐसा, ये आपका ऑडिटोरियम मूवी थिएटर वाला ऑडिटोरियम जैसा नहीं लग रहा, जो आप मूवीज देखने जाते हैं उसमें कुछ वैसा ऑडिटोरियम नहीं रहता।
ऐसा ही रहता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ साउंड, या मैं ऐसा बोलूं कि जैसे कोई एड्रेस करता है, कोई भी पर्सन, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर हो गए, या कोई भी ऑडिटोरियम के अंदर जब कोई पर्सन है, हेड पर्सन है, वो एड्रेस करता है, स्पीच देता है, तो उनका जो पोडियम है वो बिल्कुल स्टेज के पास नहीं रहता, वो कुछ स्टेप्स आगे जाने के बाद में ऑलमोस्ट मिड पोजीशन पे रहता है। एंकर का रहेगा राइट में, लेकिन जो पर्सन स्पीक करता है, बोल रहा है, उसका मिड पोजीशन पे रहता है। रीजन कि जब भी मैं सर्कुलर फॉर्म करने की कोशिश करता हूं ऐसा, तो यहां पे मेरे दो फोकस पॉइंट्स क्रिएट होते हैं। जैसा मैं इलेप्टिकल पाथ की बात करता हूं, एक एग्जांपल से समझे फिर से। ओके, ये पाथ क्या है? ये मेरी क्या है? अर्थ। ये क्या है मेरी? अर्थ, जो कि रिवॉल्व हो रही है। क्लियर? और यहां मैं क्या फॉर्म कर रहा हूं? सन को। अब पॉइंट है, क्या सन मेरे सेंटर पे है? क्या सन मेरे सेंटर पे? आपको ये विजिबल नहीं हो रहा होगा शायद सन, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, सन। ओके, तो जो सन है, क्या वो मेरे सेंटर पॉइंट पे है? नहीं, वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक फोकल पॉइंट पे है। अगेन, जैसा मैं इलेप्टिकल सरफेस की बात करता हूं, तो वहां पे मेरा कभी भी एक सेंटर नहीं रहता, दो सेंटर्स रहते हैं, और वो दोनों मेरे क्या होते हैं? फोकस पॉइंट्स। तो एक फोकस पॉइंट पे क्या रहेगा? मेरा सन। सेम वैसा इस ऑडिटोरियम में है, जो सोर्स ऑफ साउंड है वो एक प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पॉइंट पे रहेगा। अगेन, दूसरा, यहां पे मैक्सिमम साउंड कुछ ऐसा, या मैं बोल सकता हूं कि कंप्लीट होल में क्रिएट हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। क्लियर है? यहां पे अगर इस पोजीशन पे मेरा स्पीकर रहता, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट मेरी जितनी भी वेव्स हैं वो स्प्रेड आउट नहीं हो पाती। लेकिन क्या अभी सोर्स ऑफ साउंड की वजह से या इस पोजीशन की वजह से यहां पे मेरी कंप्लीटली वेव्स पूरे होल को कवर करेंगी? हाँ, बिल्कुल करेंगी। रीजन, ये मेरा फोकस पॉइंट है, और फोकस पॉइंट से जितनी भी रेज सर्कुलर पाथ पे निकलती हैं, वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री टिल्ट होती हैं। सर्कल का एरिया नेक्स्ट 9th क्लास में आप जरूर पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को, थ्योरम ऑफ सर्कल्स में, कि जितना भी मेरे एंगल्स फॉर्म हो गए मेरे सेंटर पॉइंट से ऑलमोस्ट 90 डिग्री, आप उस कंसेप्ट को यहां मत लगाओ। ठीक है, वापिस इस पे आ जाते हैं कि मेरा जो एक फोकस पॉइंट रहेगा, उस फोकस पॉइंट्स के बेसिस पे बात करेंगे। तो कंप्लीट इस कर्व पाथ के बेसिस पे वो मेरी पूरे हॉल या ऑडिटोरियम में स्प्रेड आउट कर दी जाती है। और ये सबसे बेस्ट पॉइंट रहता है रिकॉर्डिंग का। तो कई बार आपने जनसभा वगैरह में देखा होगा कि जस्ट इसके सामने कैमरामैन अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पोजीशन है रिकॉर्डिंग करने के लिए। ठीक है, इसीलिए फ्रंट रहता है। वीडियो क्वालिटी बेटर नहीं है, साउंड भी बेटर आता है उस पोजीशन पे। क्लियर भाई चीज? ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, साउंड बोर्ड की बात करते हैं। साउंड बोर्ड किसको कह रहे हैं? यहाँ पे जो साउंड बोर्ड है वो क्या है? साउंड बोर्ड वो प्लेस है जिस प्लेस पे मैंने अपने सोर्स ऑफ स्पीकर को प्लेस किया है, जो पर्सन एड्रेस कर रहा है, जो पोडियम है जहां पे रखता हूं, उसी को क्या कहा मैंने? साउंड बोर्ड। क्लियर? ये चीज समझ आई? ओके, साउंड बोर्ड, द साउंड वेव्स ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन एज वेल एज कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस order to spread sound evenly in a big halls, auditoriums and the speaker sit at the fixed principal focus। ये इसी पॉइंट पे है, कुछ बैकवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लेस रहेगा, लेकिन ये मेरी कौन सी है? ये क्या है मेरी? प्रिंसिपल फोकस। यहां PRINCIPLE भी आता है, वो कौन सा? हेडमास्टर अपना स्कूल का। और ये प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। क्लियर? ये चीजें क्लियर हुई? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, एप्लीकेशन ऑफ साउंड्स, ये आज का
लास्ट सॉरी अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, सॉरी ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्ट किया, कुछ अब्जॉर्ब किया। जैसे मैंने, फिर मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको लाइट से। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो अब बात करें अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड की, तो इसको भी हम किससे समझेंगे? लाइट से। कैसे? कि जैसे हमने बात की थी कि किसी एक प्लेन सरफेस में, वाटर की सरफेस की बात करता हूं, वाटर की सरफेस पे जब मैं लाइट को इंसिडेंट करता हूं, तो क्या 100% लाइट रिफ्लेक्ट होगी? क्या 100% लाइट का रिफ्लेक्शन होता है? नहीं, वहां पे कुछ लाइट क्या होती है? रिफ्रेक्ट भी होती है। रिफ्रेक्ट का मतलब वाटर के अंदर जाती है और उसी स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए कुछ अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वो रिफ्रेक्शन था। ओके, तो हमने दो कंसेप्ट देखे, पहला रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्रेक्शन। क्लियर? तो क्या अभी भी मैं बात करूं कि सर 50% लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, 50% लाइट रिफ्रैक्ट हो गई? रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। ये सेम प्लेन के अंदर वापस टर्न कर लेती है और ये अपने पाथ से कुछ डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो रिफ्रैक्ट एंड रिफ्लेक्ट एक बार इनका डिफरेंस समझ लीजिए। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूं कि रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट की बात करें तो क्या 50% यहां पे, क्या यहां पे मेरी 50% लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और रिमेनिंग 50% लाइट रिफ्रैक्ट हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी कुछ, जैसा मैं मानता हूं कि टोटल समथिंग मानना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यहां पे कुछ पार्ट अब्जॉर्व हुआ है, कुछ पार्ट अब्जॉर्व हुआ है। जैसे अगर मेरे पास टोटल एक्स अमाउंट की लाइट है जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो अगर ये मेरा पार्ट ए है, ये मेरा पार्ट बी है, तो ये मेरा क्या है? सी। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ रिफ्रैक्ट होगा एंड सम अमाउंट ऑफ पार्ट अब्सॉर्ब भी होगा। ये लाइट के कंसेप्ट्स हैं, हम साउंड से रिलेट कर रहे हैं इनको। क्लियर? और ऐसा क्यों? क्योंकि जो लास्ट ईयर हमने पढ़ के आया है उसके यूजेस ऑलवेज, कभी आप ये नहीं कह सकते कि सर हम जो आज पढ़ रहे हैं क्या वो आगे काम नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, हमेशा काम आएगा। जैसे आज के दिन रील्स में क्या देखते हो? साइन, कोस, टेन, थीटा, फाई, ओमेगा, सिग्मा। सर ये कहाँ काम आते हैं? अगर आप खेती बाड़ी करोगे तो आपकी काम नहीं आएंगे, लेकिन आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हो, फ्लाइट्स की बात करते हो या एरोडायनेमिक्स की बात करते हो, रिसर्च में जरूर काम आएंगे। खेती बाड़ी में काम नहीं आने वाले। क्लियर? वहां तो वो कस्सी और फावड़ा ही काम आएगा, वहां फोर्स पड़िएगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट एंड अब्सॉर्ब। तो वहां पे जैसे मैं पानी की बात कर रहा हूं, तो पानी की सरफेस पे मैंने लाइट को इंसिडेंट किया, कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट हुई, कुछ अमाउंट रिफ्रैक्ट हुई एंड सम अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि अगर मैं किसी एक बीकर के अंदर पानी को धूप के अंदर प्लेस कर देता हूं, तो क्या 2 घंटे के बाद वो पानी गर्म नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब कुछ अमाउंट लाइट का उसने अब्सॉर्ब भी किया है। सेम वैसे ही हमारे पास साउंड में भी रिफ्लेक्ट भी होती है साउंड, हमने पढ़ा है। यहाँ पे देन रिफ्रेक्ट भी होगी। रिफ्रेक्ट कैसे बोल सकते हैं? रिफ्रेक्ट कैसे बोल सकते हो? क्योंकि क्या मैं यहाँ रूम में आपको जैसे पढ़ा रहा हूं, तो बाहर कल अपने पास 26 जनवरी की परेड की प्रिपरेशन चल रही थी, तो क्या हमने उसके ड्रम्स की आवाज को नहीं सुना? सुना। किसके थ्रू आई? इन्हीं बीम्स के थ्रू, दीवार के थ्रू। रीजन तो ये क्या था? ये रिफ्रेक्शन था। क्लियर है? ये क्या था? रिफ्रेक्शन था। और इसी के साथ हमें एक टॉपिक और भी याद आता है कि साउंड जो है वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड किस बेसिस पे होगी? डिफरेंट मीडियम्स में साउंड की स्पीड कैसे होगी? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ इस चीज को कि सबसे ज्यादा स्पीड साउंड की कहां मिलेगी अपन को? सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे पास 3 बेसिक मीडियम्स है। सर फोर्थ भी है, कौन सा? वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता, तो हमारे पास 3 मीडियम है साउंड के लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इन तीनों मीडियम्स के अंदर सबसे हाई स्पीड साउंड कहां
क्रिएट करता है, कहां फॉर्म करता है, कहां ट्रेवल कर रहा है। क्लियर? ओके, अब देखते हैं कि साउंड के एब्जॉर्प्शन की, लेकिन क्या उनकी इंटेंसिटी कम हुई? जैसे कई बार आप रूम में बैठे रहते हैं और आप जोर से आवाज दे रहे हैं किसी को, तो क्या उसी इंटेंसिटी से तक उसके पास आवाज पहुंचती है? एक ओपन ग्राउंड है, 10 मीटर डिस्टेंस पे आपका दोस्त बैठा हुआ है और एक 10 मीटर डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, लेकिन बीच में 2 रूम्स हैं, तो क्या उसके पास उतनी ही साउंड, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ साउंड पहुंचता है? नहीं, कुछ पार्ट अब्सॉर्ब भी होता है उन वॉल्स के थ्रू। क्लियर है? तो ये वही अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड है। तो एक बार देखते हैं, जैसा इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई और साउंड आउटसाइड में आउटगोइंग साउंड। तो आउटगोइंग साउंड्स क्या है मेरी? रिफ्लेक्ट ऑफ साउंड एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। हम यहाँ पे आउटगोइंग साउंड्स को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम 8th क्लास में ही हैं, हम साउंड्स के ऊपर पीएचडी नहीं कर रहे शॉर्ट अमाउंट में। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार। साउंड लाइक लाइट when we fall in surface on a surface, it's partially reflected, partially absorbed and partially refract. Soft surface are better absorber of sound, whereas a hard surface are better reflectors of sound. क्लियर? ये चीज भी समझ आई कि हमारी जो सॉफ्ट सरफेसेस होते हैं वो साउंड को बेटर अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं, जबकि जो हार्ड सरफेसेस हैं वो रिफ्लेक्टर्स होते हैं। एन इको इज डिफाइंड, यहां कुछ डिफरेंट नहीं हो गया? सॉफ्ट साउंड आर बेटर अब्सॉर्बर ऑफ साउंड, वेर इज अ हार्ड सरफेस। ओके, ठीक है। एन इको इज डिफाइंड एज द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की बात जैसे करें तो अपने पास एक सिंपल प्लेन सरफेस है, लेकिन अगर उसी सरफेस को मैं कुछ टिल्ट कर देता हूं कि एक मेरी वॉल फ्रंट साइड में, एक वॉल बैक साइड में और एक और बैक साइड में, तो वहां पे वो डिफरेंट टाइम पे रिफ्लेक्ट होगी, और वो डिफरेंट टाइम पे रिफ्लेक्ट होगी जब मेरे पास पहुंचेगी। इंटेंसिटी वही है, स्पीड वही है साउंड की, 330 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो पहुंचने में मेरे पास कुछ डिले होगा उस साउंड वेव्स में। तो उसी को देखते हैं। एन इको इज डिफाइंड एज द repetitions of sound due to reflections. If you speak something from the loudly, you will hear back your sound after some time. This is called an echo. यहां पे ये ऐसा डेफिनेशन फॉर्म क्यों की है? क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट इज इको? जो इको साउंड सुनाई देती है वो क्यों सुनती हमें? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कनेक्ट हुआ कि हम जैसे ही एक टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक उससे कनेक्टेड रहता है। हम जिस क्लास में जो पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो उसका इनहेंस रहता है। सेम आपने लाइट चैप्टर 7th में देखा है, सेम लाइट चैप्टर आप 9th में भी देखेंगे। 8th में आप साउंड पढ़ रहे हैं, इसी का एक एडवांस वर्जन 9th में भी पढ़ेंगे। रीजन, हम एक क्लास में उसके कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देन उनको डेप्थ में नेक्स्ट टाइम स्टडी करते हैं। क्लियर? तो आज यहाँ पे हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखा। इसके बारे में अगर आप कुछ क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिए। बाकी अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।